केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम एल्केन के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट एल्केन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो एल्केन्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एल्केन्स, एल्कीन और अल्काइंस के बारे में ठीक से जान लेते हैं, तब आगे आप क्लास 12th में जो है, अगर मान लीजिए आप इसको आप ठीक से जाने रहते हैं, तो क्लास 12th में आपको हैलो एल्केन या हैलो एरीन का जो टॉपिक है, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप इसको आप देख के नहीं जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट्स जो है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं जाते हैं 12th में, तब आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप इस लेक्चर्स के माध्यम से मैं इसमें कंप्लीट जो है एल्केन्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। इसमें हम आपको जो भी चीजें बताएंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखो, एल्केन्स जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है और शेष जो इनकी अनवैलेंसी होती है वो जो है हमारा जो है हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस होता है। तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें बात आती है एल्केन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसी को एल्केन कहा गया, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही जो है एल्केन कहा गया है। इतना आप जाने रहेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन उसे कहते हैं जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतुलित होती। ये तो हो गया एल्केन की। देखो, एल्केन का एक दूसरा नाम है पैराफिन। पैराफिन, इसको जाने रहिएगा। एल्केन का एक दूसरा नाम है पैराफिन, इसे पैराफिन भी कहा जाता है। अगर इसके हम जनरल फार्मूले या कह सकते हैं सामान्य सूत्र की बात करें, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जिसे हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं, वो बनेगा CnH2n+2 होता है। अलग अलग कार्बन रखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा यौगिक जो है बनता जाएगा। जैसे सपोज करिए N की जगह पे अगर हम एक कार्बन ले लेते हैं तो 2 × 2 4, ये आपका CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होगा। ये जो है एल्केन का सबसे पहला सदस्य है। इसका नाम की अगर हम बात करें तो देखो, इसका एक कार्बन के लिए आप जानते हैं मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक कार्बन है, मेथ होगा। और आप जानते हैं ये एल्केन है, तो एल्केन में एन लगा है, तो इसका नाम जो लिखा जाएगा एन लगा दिया जाएगा, तो यह आपका मेथेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एन की जगह पे 2 रखते हैं तो यह आपका 2 दूनी 4 2 6, यह 6 बनेगा। और जो हमारा दूसरा एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा वो आपका 2 कार्बन के लिए, भाई आप जानते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं और 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ये सब आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर्स में जाइएगा। IUPAC नामकरण का हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसमें एक एक ग्रुप को बाकायदा जो है ठीक से बता दिया। तो अब यहाँ पर दूसरा कार्बन है एथ, तो यहाँ एथ हो जाएगा और एन लगा देंगे, ये एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 रखोगे, 3 दूनी 6 2 8, ये चेट हो जाएगा। और यह आपका 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका प्रोप हो जाएगा, एन लगा देंगे प्रोपेन। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या जो है बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा एल्केन का सदस्य है वो बढ़ता जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। एल्केन को पैराफिन बोलते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इस तरीके से इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है, एल्केन का नाम जो है लिखा जाता है। चलिए हम एल्केन की संरचना की बात कर लेते हैं। एल्केन की संरचना कैसे होती है? तो देखिए, एल्केन की संरचना हम मेथेन की संरचना बना करके आपको बताते हैं। CH4 का है, अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, जिसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं। चतुष्फलकीय, यानी जो एल्केनों की संरचनाएं होती है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होता है। पहली बात तो इसकी अगर हम संरचना की बात करें, संरचना, तो इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है।
चतुष्फलकीय, इसको जाने रहिएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसके अगर हम संकरण की बात करें, संकरण जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें संकरण, तो इसमें sp3 संकरण होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। कैसे होता है देखिए, बड़ा आसान है इसको जानना। ये जो है देखो, ये कार्बन है, कार्बन के इसमें 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अगर आप 4 बॉन्ड्स काउंट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो कार्बन है इसमें जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 बॉन्ड्स पे अगर देखा जाए तो कार्बन के पास बॉन्ड पेयर तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और की आवश्यकता होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जब और की आवश्यकता होती है तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। भाई 4 इनके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और पा जाएंगे तो इनका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पर कैसे होगा भाई, 4 लोगों से अगर साझा कर रहा है हाइड्रोजन से, तो ये मान लीजिए ये अगर मेथेन की हम बात करें तो ये 4 लोगों से अलग अलग साझा करेगा। तो अब इसका 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक 4, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं बच रहा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। तो जब लोन पेयर नहीं बचेगा तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 इसमें कंप्लीट हो रहा है, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ये 4 जब बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 अगर दिख रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो भाई एक ये हो जाएगा और 3 ये लगा, 3 1 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3 बनेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अगर आप मान लीजिए एथेन की बात करते हैं, अगर आप एथेन की बात करते हैं, ये मान लीजिए एथेन है C2H6, ये आपका एथेन है। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक कार्बन, हर एक कार्बन का अलग अलग होगा। तो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4, तो इसका भी sp3 हो जाएगा। इस पर भी इस, यानी हर एक जो भी एल्केन्स होगा, हर एक एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए अगर इसके हम बॉन्ड एंगल की बात करें, जो कार्बन होते हैं इसके जो चारों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो इनके बीच में कितने का कोण होता है? तो देखिए एक दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो है इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। सो जाने रहेगा, एल्केन में एक दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, ये मेथेन में होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन कार्बन, देखिए अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी होगा। तो अगर हम 2 कार्बन के बीच की दूरी की बात करें तो ये जो दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी एक कार्बन कार्बन के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यहीं पर अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी की बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपका एथेन है, इस तरीके से एथेन है। तो अगर हम इस, देखिए आप देख रहे हैं सब के सब सिग्मा बॉन्डेड है, इसमें कोई आपको पाई बंद देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें पहली बात तो ये जाने रहिएगा, इसमें कोई पाई बंद नहीं है, सब के सब सिग्मा बॉन्डेड है। अब सिग्मा बॉन्डेड में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी जो है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की दूरी जो होती है वो आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहीं पे अगर हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी की बात करें, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी, भाई कार्बन कार्बन की बीच की दूरी तो अलग हो गई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ये होता है 1.112 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी की बात करें तो 1.112 एंगस्ट्रॉम होता है। अब कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरीके से अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात किया जाए, देखिए बॉन्ड एनर्जी, तो जाहिर सी बात है ये जो कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। भाई ये जो आपका एक कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध ऊर्जा होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बंध ऊर्जा होती है, बंध ऊर्जा
ये आपका 99 किलो कैलोरी पर मोल आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो जो कार्बन होते हैं, कार्बन और इसके इर्द गिर्द जो भी हाइड्रोजन या कार्बन लगे होते हैं, ये सब सिग्मा बॉन्डेड होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और इनका जो बॉन्ड ऊर्जा होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम का, वो 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच की दूरी की बात करें तो 1.112 एंगस्ट्रॉम होता है और इनकी जो बंद ऊर्जा होती है वो 99 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये एल्केन खानदान की बात हो गई। देखिए अगर हम एल्केनों के प्राकृतिक स्रोत की बात करें, ये एल्केन मिलते कहाँ हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखो एल्केन जो प्राप्त होते हैं वो ज्यादातर प्राकृतिक गैसों में अत्यधिक पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक गैस होते हैं, तो प्राकृतिक गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, जैसे मीथेन है, इसी तरीके से इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन। ये मेन जो है हाइड्रोकार्बन जो पाए जाते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये प्राकृतिक गैसों में ज्यादा होते हैं। साथ में नाइट्रोजन भी रहती है, N2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S आदि गैसों का जो है मिश्रण पाया जाता है। यानी अगर हम प्राकृतिक गैस में बात करें तो कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसों का मिश्रण जो है ये प्राकृतिक गैस होता है। दूसरा जो एल्केन प्राप्त होता है दूसरी जगह पे, वो आपका होता है पेट्रोलियम। यानी जो हमें एल्केन का स्रोत है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है, इसको जाने रहेगा। यानी पहला तो प्राकृतिक गैस में तो ये पाए ही जाते हैं और दूसरा जो है पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है। कि जो प्राकृतिक गैस में मीथेन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, मीथेन जो होता है 87% जो है लगभग मीथेन की मात्रा जो है प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। तो इस तरीके से भाई हमारा जो एल्केन है वो प्राकृतिक गैस में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आदि गैसें पाई जाती हैं, जिनमें हमारा जो आपका एल्केन है वो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस में मीथेन की जो मात्रा है 82 से लेकर के 87% तक जो है पाई जाती है। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन का स्रोत है वो पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है, वहां पर हाइड्रोकार्बन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो थे हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन के स्रोत कहाँ है, कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। देखिए एल्केन बनाने की वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, तो इसमें कुछ हम विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहली विधि है बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। बी कार्बोक्सिलीकरण को हम अंग्रेजी में जो है डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा जो है हम हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं। अब ये डी कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, देखिए जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बोक्सिलिक समूह हटाना डी कार्बो। देखो डी शब्द जान लीजिए कहाँ लगाया जाता है। देखिए डी शब्द वी, हिंदी में वी और अंग्रेजी में डी, ये शब्द ऐसे है जहां पर कोई चीज हटाना होता है तो वहां पर लगाया जाता है। अगर यही शब्द कार्बोक्सिलीकरण कहा जाए तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक समूह लगाया जाएगा और डी लगा दिया गया मतलब कार्बोक्सिलिक समूह हटाया जाएगा। इसको जाने रहेगा। डी शब्द और वी शब्द, हिंदी में वी, अंग्रेजी में डी शब्द, ये दो शब्द ऐसे हैं हिंदी और अंग्रेजी के, इनका अर्थ काम एक ही है। क्या काम है? ये काम यही है
कि ये हटाने के लिए कोई चीज होता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम एल्केन बनाने की विधि की बात कर रहे हैं तो वी कार्बोक्सिलीकरण, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह में से हम इसको हटा करके तब हम बनाएंगे एल्केन। कैसे बनाओगे? देखो, पहली बात तो कार्बोक्सिलिक समूह का, कार्बोक्सिलिक जो यौगिक होते हैं उनका जनरल फार्मूला RCOOH होता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कोई भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला है। कुछ नहीं करना है, इसको अगर हम गर्म कर देंगे तो इसमें से ये CO2 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? RH बचेगा, RH और प्लस ये आपका CO2 बाहर निकल जाए, तो ये RH जो आपका है ये आपका एल्केन होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यहाँ पर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जैसे अगर देखा जाए तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसको आप ठीक से जानते हैं, ये है सोडियम एसिड। अब सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, सोडा लाइम NaOH के साथ गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CaO की उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में NaOH के साथ गर्म करेंगे। देखो एक चीज जाने रहेगा, NaOH और CaO इन दोनों को हम जो है सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर CaO की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो होगा क्या? देखिए आप देख रहे हैं Na मिलकर Na2 बन जाएगा और CO2 है ही है, एक और मिल जाएगा CO3 बन जाएगा। तो ये आपका Na2CO3 बन जाएगा और बचा क्या है? CH3 इधर है, एक H इधर है, ये आपका CH4 बन जाएगा, CH4 और ये Na2CO3 बन जाएगा। तो ये आपका CH4 जो है वो आपका मीथेन है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये कुल मिला के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है वी कार्बोक्सीकरण द्वारा जो है हम जो है मेथेन जो है या एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दूसरी जो विधि है एल्केन बनाने की, अगर हम सोडियम अथवा पोटेशियम लवण का जो है वैद्युत अपघटन कराते हैं, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह विधि जो है कोल्बे विद्युत अपघटन विधि कहलाती है। कोल्बे विधि यानी कोल्बे विधि द्वारा जो है हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोल्बे विधि द्वारा जो है एल्केन बनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए RCOO Na है, सोडियम, और सोडियम आप कह सकते हैं कि कोई भी सोडियम लवण है, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को, अब ये आप सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट ले लीजिए, चाहे पोटेशियम साल्ट, इसको जो है जलीय विलयन में जो है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए जब हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट को के जलीय विलयन को यानी सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एक तो हमें R एल्केन बनेगा, एक तो हमें एल्केन मिलेगा, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और NaOH बनेगा और जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो हमारा एल्केन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वह वैद्युत अपघटन करा रहे हो तो ये एनोड पर बनेगा। अरे वैद्युत अपघटन कहाँ कराओगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कराओगे, वैद्युत अपघटनी सेल में ही कराया जाता है वैद्युत अपघटन। तो जब वैद्युत अपघटन कराओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाओगे, तो जो एनोड हमारा होगा वहां पर एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जो हमारा कैथोड का पार्ट होगा उस पर जो है ये हमारा कैथोड पे मिलेगा। कैथोड यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और एनोड पर एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 Na है, ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये CO2 आपको 2 दिख रहा है तो 2 पार्टिकल CO2 हो जाएगा, R 2 हो ही जाएगा। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 4 हाइड्रोजन यहाँ लगा है, तो अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ऑक्सीजन की बात किया जाए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये वैलेंस है।
तो इस तरीके से एल्केन जो है कोलवे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जो है बनाया जाए। देखिए अगली जो इंपॉर्टेंट विधि है ये बहुत पूछा गया है, एल्किल हैलाइडो द्वारा। तो एल्किल हैलाइडो द्वारा जो है एल्केन बनाया जाता है। अब एल्किल हैलाइडो द्वारा एल्केन जो है कई विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले विधि की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वुड्स अपक्रिया की। वुड्स अपक्रिया बाई वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले हम वुड्स अपक्रिया की बात करेंगे। तो वुड्स अपक्रिया होती क्या, हमने कहा एल्किल हैलाइडो द्वारा। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है RX, यानी जब हम RX को सोडियम धात के साथ, भाई एक RX ये है, एक RX ये है, एक एल्किल हैलाइड ये है, एक एल्किल हैलाइड ये है, दोनों सेम है। आप चाहो तो एक ही जगह पे दो लगा के लिख सकते हो। तो जब हम एल्किल हैलाइडो को सोडियम धात के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में, शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करते हैं, भाई जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धात के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। होता क्या है इसमें, ये R मिल करके, देखो ये Na है, ये X है, ये आपका NaX बना लेगा, और ये R जो है ये R ये आपका एल्केन बन जाएगा। ये NaX है जिसे हम सोडियम हैलाइड कहते हैं। ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को सोडियम धात के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में जो है गर्म किया जाता है। अगर कोई आप रिएक्शन की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर आप मान लीजिए CH3 ले लेते हैं, X की जगह पे कोई हाइड्रोजन जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, Cl, Br, F कुछ भी लगा सकते हैं, और ये आपका Na रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए आपने दो पार्ट की लिया, दो इसको भी ले लीजिए, तो ये आपका ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में जब गर्म करेंगे तो ये दो Na दो Cl के साथ NaCl बना लेगा, और ये आपका CH3 और ये जो है NaCl बनेगा, और ये आपका इथेन प्राप्त होगा, और ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो है आपको एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन जो है इस तरीके से बनाया। देखिए अगला जो इसी में है फ्रैकलैंड रिएक्शन है। फ्रैकलैंड अपक्रिया, जैसे वुड्स अपक्रिया आपने देखा वैसे सेम तरीके से फ्रैकलैंड रिएक्शन है, फ्रैकलैंड अपक्रिया होती है। इसमें फर्क केवल इतना होता है कि ये आपका CH3Cl तो होगा, साथ में जिंक मेटल, जिंक धात के साथ, यहाँ पे जिंक धात के साथ इसको जो है गर्म किया जाता है। शुष्क ईथरीय माध्यम में रहेगा ही रहेगा, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करेंगे। सेम जैसे ये आपका वुड्स अपक्रिया है सेम रहेगा, बस अंतर इतना रहेगा कि यहाँ Zn जो जिंक मेटल है वो फिक्स रहेगा। जिंक धात के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये ZnCl दो Cl रहेगा तो ZnCl2 बना लेगा, और ये आपका CH3 बनेगा, साथ में ZnCl2 बनेगा। ये जिंक क्लोराइड है और ये आपका इथेन प्राप्त होता है। यानी जब हम ये आपका मेथिल क्लोराइड है, इसको जाने रहेगा मेथिल क्लोराइड। जब हम मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथरीय माध्यम में जिंक धात के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो यह अपक्रिया फ्रैकलैंड अपक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा वुड्स अपक्रिया और फ्रैकलैंड अपक्रिया में केवल इतने अंतर है कि इसमें Na मेटल होता है और यहाँ पर Zn मेटल होता है। तो जिंक धात जब होगा तो फ्रैकलैंड अपक्रिया कहलाती है। तो इस विधि द्वारा जो है एल्केन जो है बनाया जाता है। तीसरी विधि है एल्किल हैलाइडों के अपचयन से, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइडों के अपचयन के द्वारा जो है हम जो है हैलो एल्केन प्राप्त कर सकते। जैसे मान लीजिए ये हमारा RX है, एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन ले रहे हैं। कहां से लाए हैं, कोई अपचायक के थ्रू लाए हैं। अपचायक के थ्रू हम जो है इसको लाए हैं। इन तीन के ऊपर कोई ना कोई अपचायक लिया जाएगा, वहां से हाइड्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन एक X के साथ HX बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा
तो ये RH बन जाएगा और साथ में HX बनेगा। तो ये आपका कोई ना कोई एल्केन होगा और ये हाइड्रोजन हैलाइड होगा। अब ये आपका जो अपचायक है कोई भी हो सकता है, जैसे LiAl H4 भी हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड पहला ये हो सकता है। दूसरा जो है H2 के साथ PD अथवा H2 के साथ Ni निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयन कराइए, चाहे पैलेडियम के साथ H2 का अपचयन कराइए, या एक तो ये है ही है। तीसरा आपका हो सकता है Zn के साथ HCl भी लिया जा सकता है, या जो है Zn के साथ CH3COOH भी लेकर के अपचयन आप करा सकते हैं। अगला आप ले सकते हैं Zn और Cu दोनों युग्म ले सकते हैं, युग्म, और साथ में C2H5OH ले सकते हैं। चाहे आप C2H5OH के साथ यानी Zn Cu दोनों युग्म ले करके और C2H5OH के साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिले। एक बहुत अच्छा है लाल फास्फोरस रेड पी के साथ जो है HI की अपक्रिया जब कराते हैं तब भी हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। तो कुल मिलाकर जो है आपका अपचायक है इनमें से कोई एक ले सकते हैं और इस तरीके से अपक्रिया करा के बनाया जा सकता है। देखिए अगली जो हमारी अपक्रिया है जिसके द्वारा हम एल्केन बनाते हैं वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? असंतृप्त वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अगर हम जो है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाए, चाहे निकिल हो चाहे पैलेडियम हो, तो हमें जो है एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एक नाम और है, जैसे हाइड्रोजनीकरण होता है जब तो हाइड्रोकार्बन पर, तो यह अभिक्रिया नाम से बहुत पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं सवातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया, यानी इसी अभिक्रिया को सवातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, सवातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब हम निकिल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपचयन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो यह जो है एल्केन प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथीन कह सकते हैं, एथीन। इस पर अगर हम H2 हाइड्रोजनीकरण कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल उत्प्रेरक और 200 डिग्री सेल्सियस ताप, तो जब हम कराएंगे तो जाहिर सी बात एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 यानी ये जो डबल बॉन्ड था एक एक हाइड्रोजन पाएगा तो इसकी वैलेंसी और पूरा हो जाएगी, तो ये आपका एथेन बनेगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं जिसे हम एथाइन कहते हैं और दूसरा नाम है एसिटिलीन। अगर हम एसिटिलीन पर जो है हाइड्रोजनीकरण कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल उत्प्रेरक और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये 2 पार्ट की लेंगे भाई, जब चाहे आप 2 बार बनाइए। अगर हम 2 पार्ट के हाइड्रोजन का लेते हैं तो भाई 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ लगा देंगे 2 यहाँ, तो ये आपका बन जाएगा CH3 और ये हमारा एथेन जो है प्राप्त होगा। यानी कहने मतलब चाहे हमारा एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लिया जाए और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सवातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अगला जो हमने बनाने की विधि लिया है अल्कोहल कार्बोनिल यौगिक या वसाम या उसके व्युत्पन्न। देखिए चाहे अल्कोहल हो चाहे कोई कार्बोनिल यौगिक हो चाहे कोई वसाम्ल हो या इनका कोई व्युत्पन्न हो, इन सब के द्वारा जो है हम एल्केन बना सकते हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे कि अगर हम रेड पी की उपस्थिति में HI द्वारा अपचयन कराते हैं, HI के द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें जो है एल्केन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अल्कोहल है, इस पर अगर हम HI की क्रिया कराते हैं
200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आप जानते हैं I2 मिल जाएगा। और ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ एक तो H2O बना लेगा और ये R जो है एक H ले लेगा, तो ये बन जाएगा RH और साथ में H2O बनेगा और साथ में I2। समझ में आई बात कि नहीं? ROH लिखा है, HI, ये HI जो है जब दो पार्टिकल लोगे तो I2 बना लेगा, दो I2, अरे दो यहाँ पे है आगे लिखा है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन OH के साथ H2O बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका एल्केन मिलेगा। तो एक तो ये अल्कोहल द्वारा है, दूसरा कोई कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक में चाहे आप एल्डिहाइड ले लो और चाहे आप कीटोन ले लो। जैसे आपका ये CHO है, एल्डिहाइड पे अगर आप HI की क्रिया कराते हैं Redp और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो इसमें भी वही होगा, 4 हाइड्रोजन है, ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड है, और ये 4 हाइड्रोजन वाला HI हाइड्रोजन आयोडाइड आप देख रहे हैं। तो इसमें होगा क्या भाई, दो हाइड्रोजन एक के साथ ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, दो हाइड्रोजन यहां लगा देंगे तो ये बन जाएगा RCH3 हो जाएगा और एक H2O हो जाएगा और 2I2 जो है मिलेगा। भाई I 4I दिख रहा है तो ये I2 बना लेगा, H2O हो जाएगा और ये हमारा एल्केन बन जाएगा। तो ये आप इसी तरीके से अगर मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O R ले लेते हैं कीटोन, तो कीटोन पर भी अगर हम HI की क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Redp और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इसमें भी वही होगा, दो हाइड्रोजन इसके साथ H2O बना लेगा और दो हाइड्रोजन यही लग जाएगा और ये I2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2R और साथ में ये हमारा H2O हो जाएगा और ये हमारा I2 बनेगा। तो चाहे एक कीटोन हो, ये आपका कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, इन सब पर जो है Redp की उपस्थिति में जो है एल्केन बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें RCOOH, इस पर भी अगर हम HI की क्रिया कराते हैं Redp की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इस पर भी वही बात हो, एक तो RCH3 बन ही जाएगा भाई, यहां से इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, बचेगा 4 तो 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा और साथ में आप देख रहे हैं 6I है तो ये 3I2 जो है बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, चाहे कीटोन ले लीजिए, चाहे एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे अल्कोहल ले लीजिए, चाहे जिस पर Redp की उपस्थिति में अगर हम HI द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एलिमेंशन अपचयन क्या होते हैं या इससे एल्केन जो है कैसे बनाते हैं, तो इसे ध्यान रखना, चाहे आप एल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए। सपोज करिए ये आपका RCH, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड पर हम अपचयन कराएं, अपचयन जो कराएंगे Zn और Hg, जिंक और मरकरी युग्म की उपस्थिति में HCl द्वारा जब हम अपचयन कराएंगे तो अब इसमें देखो युग्म रहेगा, ये ZnCl2 बना लेगा, चाहे चला ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो जितना आप ज्यादा लोगे उतने ज्यादा आप। तो अब ये जो कार्बोनिल समूह है, दो हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो दो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा RCH3 बन जाएगा और ये H2O बन जाएगा। तो कुल मिला के एल्डिहाइड का अगर हम जिंक मरकरी युग्म के साथ HCl द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें जो है एल्केन प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर हम कीटोन ले लेते हैं RCOR, और इस पर भी सेम वही है कि अगर हम मान लीजिए क्लीमेंसन अपचयन कराते हैं जिंक मरकरी युग्म के साथ HCl द्वारा अपचयन जब कराया जाएगा और इनकी उपस्थिति में HCl द्वारा जब कराएंगे तो ये जो नसंट हाइड्रोजन मिलेगा इनसे जो है ये हमें एल्केन मिले प्राप्त RCH2R और फिर ये जो है H2O बनेगा। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन का, ये आपका कीटोन है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का
Zn और Hg युग्म की उपस्थिति में HCl द्वारा अपचयन कराना ये क्लीवेंसन अपचयन कहलाता है। ये बहुत पूछा गया है। अगला इसी में है वुल्फ किस्नर अपचयन, ये भी बहुत पूछा गया है। इसके द्वारा भी जो है हम एल्केन को प्राप्त कर सकते। इसमें भी जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, देखिए वुल्फ किस्नर अपचयन में जो कार्बोनिल समूह होता है ये हमारा R C डबल बॉन्ड O और ये H है, एल्डिहाइड है। यहां पर आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं RCHO, या आप जो है RCOR कीटोन भी ले सकते हैं, किसी का भी अपचयन कराएंगे। इस पर जब हम NH2 इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ जब इसमें जोड़ेंगे तो देखिए इसमें का ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो ये हमारा जो है RCH और ये डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। यहां से H2O निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये बनेगा हाइड्रोजीन से जब क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजोन बनता है, हाइड्रोजोन। और इस हाइड्रोजोन पर जो है C2H5O OH और Na यानी सोडियम युग्म के C2H5 सोडियम और एथिल अल्कोहल युग्म के साथ इसका अपचयन, वो भी 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो होगा क्या भाई, यहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन दो इसको दे देंगे, दो इसको, तो ये बन जाएगा RCH2, एक हाइड्रोजन यहां है ही है ऑलरेडी, ये बन जाएगा RCH2, ये H रहेगा ही रहेगा, साथ में ये NH2 और NH2 पुनः बन जाएगा, तो ये आपका एल्केन बनता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आपका वुल्फ किस्नर अपचयन कहलाता है। वुल्फ किस्नर अपचयन में चाहे आप RCHO एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे आप कीटोन ले लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कराते हैं, फिर हाइड्रोजोन में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोजोन का अपचयन 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल और सोडियम युग्म की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्केन और हाइड्रोजीन पुनः जो है प्राप्त होता है। तो यह अपचयन वुल्फ किस्नर अपचयन कहलाता है। तो ये तो थे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थे, जो एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछे जाते हैं, एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, ये सारी एल्केन बनाने की सामान्य विधियां थी। अगले लेक्चर्स में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करेंगे।